हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। और सबसे पहले आज के दिन दशहरा हम मनाएंगे, तो आप सबको दशहरे के बहुत 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 बधाइयाँ। और डिस्कस करेंगे हम 23 और 24 अक्टूबर के करंट अफेयर को। संडे के दिन न्यूज़ बहुत कम होती है, इसीलिए मंडे की क्लास नहीं हुई, तो जो कुछ भी था थोड़ा बहुत वो सब कुछ लेकर आई हूँ 23 और 24 अक्टूबर के आज के अपने इस सेशन में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग का थॉट देखेंगे, लास्ट में रिवीजन करते हुए क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और बाकी जो वीकली करंट अफेयर की क्लास है वो मैंने कल अपलोड कर दिया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। टेलीग्राम के लिंक पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में जो कंटेंट है वो उपस्थित है, तो आप पढ़ सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। और किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप सबके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का विचार है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक लक्ष्य का होना आवश्यक है। यानी कि अगर तुम्हें कहीं तक जाना है, ये तुम्हें पता है, तो तुम्हारी जो कोशिशें हैं वो बिल्कुल सकारात्मक दिशा में होंगी। गलतियां करोगे, उठोगे, सीखोगे और आगे बढ़ते रहोगे। लेकिन अगर लक्ष्य ही नहीं है तो आप किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, ये सोचना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बैठिए, शांत मन से अपना लक्ष्य डिसाइड करिए। और जब लक्ष्य आपका निश्चित हो जाए तो उस पर चलने के लिए पहला कदम बढ़ा दीजिए। क्योंकि बिना लक्ष्य के एक अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है। जीवन को जीते रहना ही जीवन नहीं है, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना जीवन है। तो इस विचारधारा के साथ में आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। देखो, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी, जो हिम तेंदुआ है इसे हम किस नाम से जानते हैं। तो स्नेल लेपर्ड इसको इंग्लिश में कहते हैं, साथ में ही इसको पहाड़ों का भूत कहा जाता है। हमने देखा कि 2013 में जब बिश्केक का सम्मेलन हुआ था, बिश्केक घोषणा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाने के बारे में बात की गई थी। ओके। साथ में जो मध्य एशिया वाला क्षेत्र है उसमें 12 देशों में हिम तेंदुआ पाया जाता है, जिसमें भारत, पाकिस्तान सहित कई सारे देश आपको देखने को मिल जाएंगे। इसको जो हमारा संयुक्त राष्ट्र का जो हमारा इंटरनेशनल रेड लिस्ट है उसमें भी शामिल किया गया है। इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि इनकी संख्या घटती जा रही है और इनकी संख्या को बचाकर रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो एक एक जीव से मिलकर बना हुआ है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। 23 अगस्त को इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर भारत के बारे में बात करूं तो 1972 में भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत हिम तेंदुए का शिकार करना अवैध घोषित कर दिया गया था। तो इस बात को याद रख लेना। ओके। साथ में हिम तेंदुआ के लिए प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड चला था भारत में। और इसके पीछे का मोटिव ये था कि हिम तेंदुओं को बचा कर रखा जाए। 2009 में इस प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की शुरुआत करी गई थी हमारे देश में। और जो हमारे देश के पहाड़ी इलाके हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में इसकी स्टार्टिंग करी गई थी। यानी इन क्षेत्रों में हिम तेंदुओं को बचाने के लिए पहला प्रयास भारत में स्टार्ट किया गया था 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड के माध्यम से। इस बात को याद रख लेंगे। आइए नेक्स्ट डे के बारे में बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये बात हम सबको बहुत अच्छे से पता है, हम बचपन से ही इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, हम किस नंबर का स्थापना दिवस मनाएंगे? तो 78 नंबर का स्थापना दिवस मनाएंगे। अच्छा देखो, सबसे पहले क्या हुआ था कि 25 अप्रैल को 1945 में ही दुनिया के 50 देशों की जो सरकारें हैं वो मिली थी। और उन्होंने मिलकर ये डिसाइड किया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होनी चाहिए। इसके लिए जो चार्टर था उसको तैयार किया गया था, उसका जो अंतिम स्वरूप है उसको भी तैयार कर दिया गया था। और जून 1945 में इस चार्टर को स्वीकार कर लिया गया। और जब 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है तो उस समय 51 देश इसमें शामिल होते हैं। और अगर अभी प्रेजेंट टाइम के बारे में बात करूं तो 193 देश प्रेजेंट टाइम में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं। इस बात को याद रख लेना। स्थापना के समय 51 देश थे और अभी प्रेजेंट टाइम में 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो गए हैं। ओके। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो देखो, इसके जो प्रमुख अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, इनके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रमुख अंगों के बारे में बात करेंगे, जिसमें महासभा यानी कि जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है, ट्रस्टशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट है। ओके, क्लियर। आओ
आगे बात करेंगे। तो कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो इसके द्वारा चलाए जाते हैं, तो ये सारे कार्यक्रम की लिस्ट है जिसको आप देख सकते हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है, मानव विकास सूचकांक है, संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण सभा है, संयुक्त राष्ट्र अधिवास सभा है और विश्व खाद्य कार्यक्रम है। ओके। कुछ एजेंसियां जो बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है, वैसे एजेंसियों की संख्या आप देख सकते हैं कितनी सारी है संयुक्त राष्ट्र संघ की, लेकिन कुछ एजेंसियां जो बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं, जिनके बारे में हम आए दिन कुछ न कुछ पढ़ते रहते हैं, उनके बारे में जरूर यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे खाद्य और कृषि संगठन है, ठीक है, साथ में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व बैंक है, और इसके अलावा हमारा जो यूनेस्को है यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है, हमारा जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, ये ऐसे आयोग हैं या ऐसे एजेंसियां हैं जिनके बारे में हम आए दिन पढ़ते रहते हैं। तो ये थोड़े से एजेंसियां हैं, विशिष्ट एजेंसियां, जिसको आप देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं विश्व पोलियो दिवस के बारे में, जो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा, 24 अक्टूबर को जो जिन्होंने पोलियो का सबसे पहले टीका बनाया, उनके जन्मदिन के अवसर पर बनाया जाता है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जोनास साल्क। तो जोनास साल्क का जन्म हुआ था 24 अक्टूबर को और इन्होंने ही पोलियो माइलाइटिस का जो है टीका बनाया था, और इनके जन्म दिवस को ही विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के बारे में बात करूं तो 13 जनवरी 2011 को जो है सबसे पहले भारत में जो केस आया था, सबसे लास्ट वाला जो केस आया था, वो 13 जनवरी 2011 को आया था। इसके बाद 3 साल तक भारत में पोलियो का कोई केस नहीं आया। तो जनवरी 2024 को इसीलिए भारत को पोलियो मुक्त देश के रूप में घोषित कर दिया गया था। तो याद रख लेना, जनवरी 2014 को भारत को पोलियो मुक्त देश के रूप में घोषित कर दिया गया था। 13 जनवरी 2011 को लास्ट केस भारत में आया था, और उसके बाद 3 साल तक कोई भी केस नहीं आया था। आइए बात करते हैं विश्व विकास सूचना दिवस के बारे में, जो हर साल 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र का जब स्थापना दिवस है उसी के अवसर पर। ओके। इसके अलावा हम मना रहे हैं आईटीबीपी का स्थापना दिवस। आईटीबीपी का मतलब क्या है? भारत तिब्बत सीमा पुलिस, यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस की स्थापना कब करी गई थी? तो 24 अक्टूबर को करी गई थी, जब भारत और चाइना के बीच में युद्ध चल रहा था, यानी 1962 के बारे में बात कर रही हूं मैं। ठीक है, तो 1962 में 24 अक्टूबर के दिन ही इसकी स्थापना करी गई थी आईटीबीपी की। तो इसका स्थापना दिवस किस नंबर का मना रहे हैं हम? तो 62 नंबर का स्थापना दिवस मना रहे हैं। स्पेशली जो भारत का बॉर्डर है, उसके लिए एक ऐसी पुलिस टीम है जो भारत के बॉर्डर की सुरक्षा करती है। ओके। इसके अलावा साथ साथ में हमें ये पता होना चाहिए कि वो कौन से पुलिस बल हैं जो भारत के बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं। तो उनकी कुछ लिस्ट यहाँ पर दी गई है, जिसको देख लेते हैं, और इनके नाम हम कई बार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लो। देखो, असम राइफल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके अलावा असम राइफल सीमा सुरक्षा बल है, जिसको हम बीएसएफ कहते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, जिसको सीआईएसएफ कहते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, जिसको सीआरपीएफ कहते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, जिसकी स्थापना दिवस के बारे में हमने पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले ही। और सशस्त्र सीमा बल, जिसको एसएसबी कहते हैं। तो ये सारे हमारे सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए जो हमारे पुलिस है या हमारी जो सेनाएं हैं, उनकी टुकड़ियां हैं। ओके, याद रख लेंगे इस बात को। आइए बात करते हैं वैश्विक मीडिया और सूचना सप्ताह, साक्षरता सप्ताह हम मना रहे हैं 24 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में। स्पेशली इसका मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि जो पूरी दुनिया में मीडिया इस तरीके से काम करे कि जो सूचनाएं हैं वो, और सूचनाओं के साथ साथ में जो साक्षरता है उसको भी बनाए रखा जा सके। ओके, आइए नेक्स्ट बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र का निरस्त्रीकरण सप्ताह 24 से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। दुनिया भर में निरस्त्रीकरण का जो एक स्वरूप है, उसको विकसित करने के लिए लोग जो है परमाणु बम या फिर जो भी अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन उसके इस्तेमाल से बचें, इस भावना के साथ में संयुक्त राष्ट्र का निरस्त्रीकरण सप्ताह 24 से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में मनाया जा रहा है। ओके, इस बात को ध्यान रख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, वनडे क्रिकेट चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, भारत इसकी मेजबानी कर रहा है, ये बात हम सबको बहुत अच्छे से पता है। तो अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने मैच खेला था, जिसमें भारत ने जीत हासिल करी है। तो वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पर, कि वनडे क्रिकेट में 2000 रन बनाने का जो ये रिकॉर्ड है, ये बनाया गया है
शुभमन गिल के द्वारा, और सबसे तेज इन्होंने वनडे सीरीज में ये जो 2000 रन है ये बनाए हैं, और सिर्फ 38 पारियों में ये रन बनाया गया है। अच्छा, इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है तो उसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है हाशिम अमला का, जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने 40 पारियों में 2000 रन बनाए थे। तो शुभमन गिल का नाम याद रखेंगे। जो हमारा IRCTC है, इसके नए CMD बने हैं, तो उन CMD का नाम पूछा जा रहा है। तो CMD का नाम है जो नए बन गए हैं, संजय कुमार जैन। क्या नाम है? संजय कुमार जैन। अच्छा, ये किसकी जगह लेंगे? तो ये महेंद्र प्रताप माल की जगह लेंगे, इस बात को याद रख लेना। ओके, क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो देखो, भारत की जो सेना है उसकी विरासत को सेलिब्रेट करने के लिए, एक महोत्सव के रूप में मनाने के लिए नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, तो उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, इस बात को याद रख लेना। अच्छा, साथ में ही ये जो आयोजन किया जा रहा है ये किसके द्वारा किया जा रहा है? तो हमारे देश का जो जो यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा इस सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, इस बात को याद रख लेंगे। अच्छा, जो हमारे यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है, देखो, जो हमारा यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। शिमला में 1870 में मेजर जनरल सर चार्ल्स मैकग्रेगर के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। इसके पीछे का मोटिव ये है कि कला, संस्कृति और आज का जो आधुनिक समय है उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारी सेना है उसका एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में, महोत्सव के रूप में मनाया जाए, जिससे कि हमारी सेना को मोटिवेशन भी मिल सके। अच्छा, 1872 में ही USI जनरल प्रकाशित होता है और त्रैमासिक आधार पर प्रकाशित होता है, और एशिया का ये सबसे पुराना, एक तरीके से कहूँ तो रक्षा जनरल के रूप में या पत्रिका के रूप में हम इसे समझ सकते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय बॉलर कौन बन गए हैं? यानी कि किसी एक टीम के साथ खेलते हुए 2 बार वनडे वर्ल्ड कप में 5 विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है ये बनाया गया है मोहम्मद शमी के नाम, और स्क्रीन पर इन्हें आप देख भी रहे हैं। 2019 में भी इनके द्वारा यही रिकॉर्ड बनाया गया था इंग्लैंड के खिलाफ, और अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ ये रिकॉर्ड बनाया गया है। 10 ओवर में इन्होंने 54 रन दिए और 5 विकेट हासिल किए हैं। भारतीयकरण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो देखो, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, भारत महोत्सव के बारे में ही बात की जा रही है यहाँ पर। उस अवसर पर ही हमारे जो राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने घोषणा करी कि जो हमारा भारतीयकरण है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि जो भी चीजें हम भारत में इस्तेमाल करते हैं रक्षा से रिलेटेड, अब उसको ज्यादातर भारत में ही बनाया जाएगा, यानी कि हम जो विदेशों पर निर्भर रहते थे वो निर्भरता को कम कर दिया जाएगा। और इसके लिए इन्होंने कहा कि जो हमारी पुरानी प्रथाएं, परंपराएं जो चली आ रही हैं सेना को, युद्ध को लेकर, वो सारी चीजें खंगाली जाएंगी हमारी जो प्राचीन, जो हमारे शास्त्र हैं उनमें। तो इसके लिए जो प्रोजेक्ट चलाया जाएगा उसका नाम है उद्भव। क्या नाम है? उद्भव, इस बात को याद रख लेंगे। ओके, क्लियर। अच्छा, इसके पीछे का मोटिव क्या है कि पुराने जमाने में जिस तरीके से युद्ध की रणनीतियां होती थी, सुरक्षा की जो व्यवस्था होती थी, है ना, तो वो सारी रणनीतियों को हमारी सेना को सिखाया जाए और अपने ऊपर निर्भर रहना भी सिखाया जाए। ओके, और नेक्स्ट बात करते हैं, पाकिस्तान को मिसाइल घटकों की आपूर्ति के लिए अमेरिका ने कितने चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखो, चीन की 3 कंपनियां थी जिन्होंने मिसाइल बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स होते हैं वो पाकिस्तान को बेचा था। तो इसके लिए अमेरिका के द्वारा इन 3 चीनी जो कंपनियां हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उनके नाम क्या है? तो नाम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो जो नाम आता है वो है जनरल टेक्नोलॉजी लिमिटेड का, बीजिंग लुओ टेक्नोलॉजी का, और चांगझो यूटेक कंपोजिट कंपनी, ये 3 कंपनियां हैं। साथ में ही पाकिस्तान के द्वारा जो मिसाइल अभी छोड़ी गई है, जिसका प्रक्षेपण किया गया है, उसका नाम था अबाबिल बैलिस्टिक मिसाइल। और जैसे ही इस अबाबिल बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली को प्रक्षेपित किया गया, उसके बाद से ही अमेरिका के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, इस बात को समझेंगे। आइए, कंपनियों के ऊपर जो आरोप है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आरोप सिर्फ यही है कि इन्होंने कंपोनेंट्स बेचे हैं पाकिस्तान की जो मिसाइल है अबाबिल, उसको बनाने के लिए। ओके, और नेक्स्ट बात करते हैं, गैर अनुपालन के लिए L&T फाइनेंस पर RBI ने कितना जुर्माना लगाया है? ओके, RBI के बारे में डेली हम कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि भारतीय रिजर्व बैंक अगर कोई भी फाइनेंस
बैंक है या भी कोई कोई भी बैंक है, अगर आरबीआई के द्वारा जो बनाए गए नियम कानून है उसका पालन नहीं करती है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है। तो अभी जुर्माना लगाया गया है L&T फाइनेंस पर, और ये जुर्माना कितने का लगाया गया है? तो 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना। अच्छा, ये जो जुर्माना लगाया गया है आरबीआई के द्वारा, इसके लिए जो टाइम लिमिट लिया गया है वो 31 मार्च 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक का जो वित्तीय वर्ष है उसको ध्यान में रखते हुए लगाया गया है। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। भारत की हरित ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एनएलसी इंडिया ने किस कंपनी की स्थापना करी है? तो एनएलसी, ओके, एनएलसी इंडिया के द्वारा स्थापना करी गई है, एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की। ओके, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए है। देखो, जैसा कि हम सबको पता है कि भारत का मोटिव है कि 2047 तक भारत पूरी तरीके से जो हरित ऊर्जा है उस पर डिपेंड हो जाए, और जो जीवाश्म ईंधन है उसकी खपत भारत में कम हो जाए। तो इसके लिए आए दिन जो हमारी कंपनियां हैं वो कुछ न कुछ नए नए काम कर रही हैं। तो इसी के क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड बढ़ावा देगी भारत में हरित ऊर्जा उत्पादन को। ओके, और नेक्स्ट बात कर लेते हैं। भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए गूगल ने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो देखो, भारत में जो ऑनलाइन जो धोखाधड़ी होती है, स्कैम होते हैं, ठीक है, ऑनलाइन जो जो गलत प्रक्रियाएं होती हैं उसको रोकने के लिए जो प्रोग्राम लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? तो डिजी कवच नाम है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो जरूर आप याद रख लेना, इसका डिजी कवच इसका नाम है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, रिवीजन करते हैं फटाफट जो हमने पढ़ा था। 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हकलाने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसके बाद एचपी यानी कि हिंदुस्तान जो पेट्रोलियम है, ओके, एचपी यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बारे में बात की जा रही है। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने किसे भारत के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और एमडी नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है इप्सिता दासगुप्ता को। ये भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये जो सभी जो देश है ना भारतीय उपमहाद्वीप के, इसमें काम देखेंगी एचपी से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे। 2024 में ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी किसके द्वारा करी जाएगी? तो 2024 में ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी हैदराबाद के द्वारा करी जाएगी। रिजर्व बैंक ने किस पूर्वोत्तर राज्य में अपना नया उप कार्यालय खोला है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, ईटानगर में ही रिजर्व बैंक ने अपना कार्यालय खोला हुआ है, उप कार्यालय खोला है। रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा को किसके अधिग्रहण हेतु मंजूरी दे दी है? तो देखो, कोटक महिंद्रा अब क्या करेगा? मर्ज कर लेगा, अधिग्रहण कर लेगा सोनाटा फाइनेंस को। 100% अधिग्रहण है ये। तो सोनाटा फाइनेंस को 100% अधिग्रहण के लिए रिजर्व बैंक ने मंजूरी दे दी है कोटक बैंक को। ओके, प्रधानमंत्री के द्वारा भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का क्या नाम है? तो इस सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम है नमो भारत। और अभी 3 जो क्षेत्र हैं उसमें स्टार्ट किया गया है, और सबसे पहले जो उद्घाटन किया गया है वो साहिबाबाद में स्टार्ट किया गया है, गाजियाबाद के। और साहिबाबाद से लेकर जो मेरठ का क्षेत्र है वो कवर कर लिया जाएगा 50 से लेकर 55 मिनट में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। 17 किलोमीटर की रेंज में ये एरिया जो है पूरा फैला हुआ है, इस बात को याद रख लेना। अंतर बैंक ऋण के लिए ई रूपी का परीक्षण करने के लिए किसके द्वारा पायलट रन शुरू किया गया है? तो देखो, इस तरीके का ई रूपी का मतलब क्या है? डिजिटल रुपए का जो लेन देन करते हैं उसके बारे में पायलट रन शुरू किया गया है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई का काम ही ये है कि वो बैंकों पर निगरानी रखे, है ना, और अगर कोई बैंक अपनी मनमानी करते हैं, उसके नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो आरबीआई के द्वारा जुर्माना भी लगाया जाता है। तो इस बात को याद रखेंगे। दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित पंडित अजॉय चक्रवर्ती किससे संबंधित हैं? तो देखो, जो पंडित अजॉय चक्रवर्ती हैं ये शास्त्रीय संगीत से समर्पित हैं। दुर्गा भारत सम्मान उनको प्रदान किया गया है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के द्वारा। साथ में मैं आपको बता दूं कि जो दुर्गा भारत सम्मान है वो 4 क्षेत्रों में दिया जाता है, समुद्र के अन्वेषण में, अंतरिक्ष के अन्वेषण में, या फिर जो हमारा साहित्य का क्षेत्र है, जो हमारा संगीत का क्षेत्र है उसके लिए। ओके, गगनयान टेस्ट व्हीकल D1 को किस स्थान से लॉन्च किया गया है? तो जो गगनयान टेस्ट व्हीकल D1 है इसको लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा से। हम सबको अच्छे से पता है कि जो लॉन्चिंग होती है वो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से होती है। ओके, और नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यूएनडब्ल्यूटीओ के सर्वश्रेष्ठ
पर्यटन गांव 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मान है दिया गया है गुजरात के धारडो गांव को। किसको दिया गया है? गुजरात के धोडो गांव को। ओके। और जो ये 55 गांवों की जो लिस्ट है उसमें हमारा जो गुजरात का धोरडो है वो भी शामिल हो गया है। अब तटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला प्रथम देश कौन सा बन गया है? तो देखो, जो अपतटीय पोत है वहां से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने का जो काम किया है वो जापान के द्वारा किया गया है। तो इस देश का नाम याद रख लेंगे। और जैसा कि आप सबको अच्छे से पता है कि हमारा जो रिवीजन है वो इसलिए कराया जाता है जिससे कि पिछला हमने जो कुछ पढ़ा, पिछली क्लास में जो कुछ पढ़ा उसका फटाफट रिकॉल हो जाए, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो रिवीजन की सीरीज है वो स्टार्ट करी गई है। वीकली रिवीजन की भी सीरीज स्टार्ट कर दी गई है और कोशिश ये होगी कि जो मंथली रिवीजन है वो भी कराया जाए। तो प्लीज आप मेरे साथ बने रहिए, हौसला अफजाई करते रहिए। आपके प्यार के लिए, आपका जो साथ है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। फिर कल मिलेंगे इसी चैनल पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहिए, मेहनत करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।